ठीक है, कनेक्ट हो गया ज्योति जी आपका? गुड मॉर्निंग सर। सुबह तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, वो कुछ उसमें अपडेट हुआ है एक्चुअली, तो अभी जस्ट ये हुआ कनेक्ट में। कई सारे उसमें फंक्शन है जो अच्छे आ गए हैं, जोड़ दिए। अभी फंक्शन में देखूंगा क्या क्या है जो मैं अपने भी किया हूँ, तो ये ठीक है। और बाकी वीडियो आपको मिल ही जाएगा। कल हम लोग कल हम लोग टेस्ट करवा रहे थे और उसमें हमने CGPSC का टेस्ट किया था, शायद आपने कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे। और हाँ, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। हाँ, तो उसमें 30 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। 30 क्वेश्चन से आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए शॉर्ट पे चलते हैं। ठीक, ये है और इसमें 30 क्वेश्चन तक हो गए थे। हाँ। बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स इसमें हुई हैं लोगों से जो नहीं होनी चाहिए, और ये काफी अच्छा पेपर है स्टेट का। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें है 31, तो थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, ये 31 देखेंगे। आप अपने फोन की ऐसे करके स्क्रीन कर सकते हैं, फोन में कर रहे हैं जो ऐसे छोटा दिखे ऐसे बड़ा दिखेगा। तो मुगल अकबर, सॉरी हाँ, मुगल सम्राट अकबर। तो मुगल सम्राट अकबर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मुगल एम्पायर अकबर एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो अकबर के बारे में बात समझनी है यहाँ पे, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित सबसे पहले बहुत अच्छे से हमें क्वेश्चन को समझना होता है, कि क्वेश्चन को समझेंगे तभी चीजें और अच्छे से कर पाएंगे। तो फोकस हमारा क्या रहना चाहिए? मुगल एम्पायर यानी अकबर। तो पहला सेंटेंस में है, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा तानसेन की पदवी दी गई थी। तो सबसे पहली बात है कि जो तानसेन थे उनको अकबर ने पदवी नहीं दी थी तानसेन की, ठीक है। अकबर ने पदवी नहीं दी थी। तो जो टाइटल है तानसेन का, तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू द रामबली पांडे बाय अकबर एम्परर, मुगल एम्परर। तो जो तानसेन है वो अकबर द्वारा नहीं दिया गया था, ठीक है, ये बात याद रखना है। और अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था, ठीक। तो राजा मानसिंह, जो मानसिंह थे वो उनके सगे भाई नहीं थे, ठीक है। ये हमने जोधा अकबर मूवी आई थी उसमें भी देखा था। तो इसमें दोनों सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी, सर सी होगा। अच्छा केवल, हाँ, अब्दुल फजल आइन अकबरी, ठीक है, ये सही है। राजा टोडरमल सेना के सेनापति थे। तो ये भी नहीं है, राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। तो यानी अब अगर आप देखोगे पांचवा वाला, चौथा वाला यहाँ है और यहाँ है, तो एक ये गलत है, तो ये भी गलत है, केवल तीसरा सही है, ठीक है। तो तीसरा सही है। तो उसमें कुछ पॉइंट हमें समझना है, वो ये है कि जो तानसेन है वो अकबर के दरबार में तो हैं, अकबर के नवरत्न में शामिल हैं, मगर तानसेन को तानसेन नाम अकबर ने नहीं दिया, पहली बात। दूसरी चीज थी, अकबर का जो विवाह हुआ है वो राजा भारमल की बेटी है, ठीक है, जोधा, उनसे हुआ है। और जो मानसिंह है वो उनके सगे भाई नहीं है, मानसिंह हैं लेकिन उनके सगे भाई वो नहीं है, ठीक है। और आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। ये इतना फेमस फैक्ट है, आईने अकबरी वाला अक्सर पूछा जाता है, कैसे भी दिमाग में अपने लगा के रखिए, चिपका के रखिए, क्योंकि ये अक्सर गलत होने वाली चीज है। अबुल फजल ये फारसी में लिखी गई थी, तो ये भी ध्यान रखना है कि फारसी में लिखी गई और अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। टोडरमल के बारे में सब जानते हैं। राजा टोडरमल को भारत की जो रेवेन्यू सिस्टम है उनका फादर कहा जाता है, यानी राजा टोडरमल इज नोन एज द फादर ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंडिया।
मॉडर्न रेवेन्यू सिस्टम। जो भारत में जो मॉडर्न रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है, राजस्व व्यवस्था चल रही है, वो अकबर के समय के ही है। ठीक है, अकबर के समय की है। तो बहुत सारी चेंजेस किए गए थे। तो ये सेनापति नहीं थे, ये वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसका आगे रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 32 में आप देखेंगे कि भारत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। सॉरी, देखो इसमें लिखा हुआ है पट्ट चित्रकलाओं की विजय वस्तु। ठीक है, अब इसमें पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात। तो ये क्वेश्चन ऐसा है ना, इसको आप लोग रट नहीं सकते, लेकिन कुछ तो हमें पकड़ना पड़ेगा इसमें, है ना। कुछ तो ऐसी चीज है जो हमें पकड़नी पड़ेगी इसमें। पट्ट चित्रकला और मंजूषा चित्रकला जूट एवं कागज से है। पिथौरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश से जनजातियों द्वारा है। तो इसमें ना सभी सही है, सभी क्वेश्चन सही है, सभी यानी तीनों सेंटेंस सही हैं। इसका डी आंसर है। अब देखो, जब भी आप नोट्स बनाएं, हमें नहीं पता कि ये कहां पर आपको एक साथ मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि पट्ट चित्र पेंटिंग किससे रिलेटेड है ना। पट्ट चित्र पेंटिंग किससे रिलेटेड है। तो पट्ट चित्र जो पेंटिंग है वो जगन्नाथ वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। फ्यूचर में हो सकता है कि इनमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। दूसरा दिया हुआ है मंजूषा पेंटिंग, है ना, जूट और पेपर से। तीसरी है इसमें पिथौरा पेंटिंग। तो तीनों जो पॉइंट हैं, इनको तीनों को संभाल के लिखना है कि पता नहीं कब एक कहीं ट्रैक करे एक, और आपसे एक से ही आंसर मिल जाए। क्योंकि जब कमीशन, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट पीएससी का पेपर होता है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो या यूपीएससी या सीजीपीएससी हो, ये कोई भी पेपर ना मतलब लोकल लेवल पे सेट नहीं होते, है ना। और पेपर सेट करने का जो सिस्टम है वो किसी को नहीं पता कैसे होता है, लेकिन बहुत ही वो कैसे ना कि खुफिया है या बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। तो और वो ज्यादा लोग भी नहीं है कि उसे 500 लोग हैं या 2000 लोग ही पेपर सेट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का ग्रुप है जिन पे भारत सरकार भरोसा करती है, तो वही लोग पेपर सेट कर रहे हैं। उनके माइंड में यहाँ आ गया है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपकी बार बार कुछ क्वेश्चन आते हैं, बार बार कुछ क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे देखने को। जैसे क्वेश्चन है आर्किमेडू वाला, है ना, फ्रांस वाला, तो बार बार आपको मिलता है। एक बार यूपीएससी ने रिपीट किया था क्वेश्चन जस्ट नेक्स्ट ईयर, वो था भगवान बुद्ध से संबंधित कौन सा लोकेशन नहीं है। तो उसमें गांधार था और उज्जैन था, श्रावस्ती था, ऐसा कुछ लोकेशन दिए हुए थे। तो उसको लगातार 2 साल रिपीट किया है ना। और एक बार एक पेपर होता है एपीएफओ का, आप लोगों ने सुना होगा। इस बार भी ये शायद मई में 7 मई को एपीएफओ, वो भी यूपीएससी लेती है। जो पेपर आईएएस में आया है वो सेम रिपीट कर दिया उन्होंने एपीएफओ में। मेरा कहने का मतलब है, जो यहाँ ये टॉपिक दिए रहते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये वो टॉपिक हैं जो एग्जामिनर की नजर में है, एग्जामिनर इस पे इनकी पकड़ में है। ठीक है, तो तीनों को संभाल के इसको कहीं याद करिएगा, रखिएगा, नोट कीजिएगा। पिथौरा पेंटिंग गुजरात और मध्य प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा होती है, और मंजूषा पेंटिंग वेस्ट बंगाल में होगी, जूट और डिब्बो बनाई जाती है। और पट्ट चित्रकला जो है वो वैष्णव से संबंधित है। तो ये है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हाँ, तो इसको संभाल के याद करना है। फ्यूचर में क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपके यूपीपीसीएस में, एमपीपीएससी में, आरपीएससी में, यूपीएससी में, कहीं भी।
कुछ पता नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द करेक्ट आंसर। जेबी कृपलानी फॉर्म द किसान मजदूर प्रजा पार्टी इन जुलाई 1952। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी का नाम बहुत आता है, जेबी कृपलानी। तो इसमें एक चीज समझना है हमें, अच्छा जेबी कृपलानी के बारे में और कुछ पता है आपको, क्या है ये? दो बातें सुन लीजिए पहले इनके बारे में। पहली चीज है, जेबी कृपलानी झंडा कमेटी के अध्यक्ष थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेबी कृपलानी झंडा कमेटी, झंडा कमेटी का मतलब है कि इंडिया का कौन सा नेशनल फ्लैग होगा, इंडिया का कौन सा नेशनल फ्लैग होगा, ये उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। कई बार यूपी पीछे से पूछा गया है कि झंडा समिति यानी जो फ्लैग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो वो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, तो लिख लीजिए झंडा कमेटी प्रेसिडेंट, यानी कौन सा फाइनल इंडिया का फ्लैग होगा, तो पहली बात। दूसरी चीज थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ जिस साल, उस साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी थे, ये भी पूछा गया। जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट इन 1947, क्योंकि जब चीजें यहां पे जब चीजें यहाँ पे इन्होंने दी हैं तो आगे भी पूछ सकते हैं। और तीसरी बात, जेबी कृपलानी से रिलेटेड ये दो फैक्ट और हैं और ये दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, दो सेंटेंस वो लिखिएगा। दूसरा ये भी लिखिएगा कि कृपलानी फॉर्म द किसान महासभा। ठीक है, किसान महासभा, हाँ, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, तो ये भी सही है। ठीक है, इसका भी उन्होंने फॉर्मेशन किया था। पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर सभा से जुड़े हुए थे, तो ये भी कभी बन सकता है। इन क्वेश्चन को आप नोट्स टाइप में बना लीजिए। तो जेबी कृपलानी से मजदूर प्रजा पार्टी इन्होंने शुरू की थी। सर क्या वो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट थे? हाँ हाँ, 1947। इंटरिम गवर्नमेंट के थे। और एक मैं यहीं पे आपको बताना चाह रहा हूँ, एक फैक्ट है जो इसी पीरियड का है 1947 का। एक बार क्वेश्चन आया था कि लॉन्गेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद हुए, यानी सबसे ज्यादा समय तक जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, दे आर अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, जो लाल कुर्ती नाम से जाने जाते थे, अब्दुल कलाम आजाद। तो अब्दुल कलाम आजाद हुए सबसे लॉन्गेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। और उसका रीजन सुन लीजिए क्यों हुए। 1940 के बाद और 1947 तक बहुत सारे कांग्रेस के जो टॉप लीडर थे वो जेल में थे, है ना, जेल में। आपको पता है कि नहीं कि जो राजीव गांधी जो पैदा हुए हैं वो भी जेल में ही पैदा हुए थे, इंदिरा गांधी, उस समय वो जेल में थी। तो मोस्टली जो लीडर हैं वो जेल में थे, इसलिए वो लंबे समय तक अब्दुल कलाम आजाद ही थे जिन्होंने चेयरमैनशिप की थी। तो कभी आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। तो क्योंकि मेंस में इंटरव्यू में कभी पूछेगा कि क्या कारण है कि कांग्रेस में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक अब्दुल कलाम आजाद को प्रेसिडेंटशिप दी गई, तो उसका रीजन यही था, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर है सी, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, है ना, यानी ब्रिटिश, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात पूछी है इन्होंने। ठीक है, ब्रिटिश राधाकांत देव, मोस्टली आप लोग सुरेंद्रनाथ बनर्जी लगाते हैं, राधाकांत देव फाउंडर थे इसमें।
दादा भाई नौरोजी, एक बात ध्यान रखना है, लिख लीजिए चाहे तो, कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो था वो उसकी स्थापना हुई थी यूके में, और किसने बनाई थी? ये दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सिर्फ पर्पज ये था कि यूके में वो लोग जो भारतीय हैं उनका एक ग्रुप था, ये मतलब एक तरह से संस्था थी। तो ये बन सकता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। ये फैक्ट है। कहां पर की गई? लंदन में की गई। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट राधा कांत देव। और यूपीएससी के लिए यह कॉन्सेप्ट पूछेगा कभी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो पर्पस था, इसका उद्देश्य था कि ग्रुप, या कह सकते हैं कि लोगों को कलेक्ट करना था, ग्रुप ऑफ इंडियन, है ना, कि कैसे भी भारत। दो लोग हुए थे हमारे यहाँ, एक दादा भाई नौरोजी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि भारत जो इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है वो भारत के लिए इकोनॉमी के लिए खतरा है। उन्होंने बोला था ना कि डेन वेल्थ थ्योरी, यानी धन निष्कासन सिद्धांत, उन्होंने किया। हाँ, ड्रेन वेल्थ ड्रेन, सॉरी, वेल्थ ड्रेन थ्योरी, धन प्रवाह सिद्धांत। उन्होंने बोला था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ऐसी है जो गंगा से पानी सोखती है और टेम्स नदी में गिरा देती है ना। उन्हीं का स्टेटमेंट है ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसी है जैसे गंगा से पानी उठाती है और टेम्स नदी में गिरा देती है। टेम्स का मतलब था लंदन, टेम्स नदी किनारे बसा हुआ था। तो इन्हीं की बुक है वेल्थ ड्रेन थ्योरी। वेल्थ माने धन, ड्रेन माने प्रवाह। दादा भाई नौरोजी का है ये, ठीक है। ये दादा भाई सर उसको भी ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हीं कहते हैं, भारत के। ठीक है, ये ग्रैंड भारत के महापुरुष या कह सकते हैं दादा भाई, लौह पुरुष जो भी है, तो यही है। और ये भी है कि सबसे पहले इकोनॉमी पर बात करने वाले दादा भाई नौरोजी हैं, सबसे पहले, है ना। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। नहीं, वो तो थ्योरी है उनका, वेल्थ ऑफ ड्रेन। बुक का नाम था ब्रिटिश रूल इन अनब्रिटिश इंडिया, ऐसे कोई बुक का नाम है, देख लेना। तो दादा भाई नौरोजी बुक है, बहुत पूछी जाती है सर दिया हुआ है ना। तो वो बुक का नाम लिख लेना है। और वेल्थ ड्रेन थ्योरी है, वो थ्योरी दी है। और पहली बार भारत की जीडीपी को मेजर करने का काम भी इन्होंने किया था। पहली बार भारत की जीडीपी को मेजरमेंट करने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसीलिए इन्होंने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसमें भारतीय लोगों को आपस में जोड़ना था, और ताकि आगे वो ईस्ट इंडिया के अगेंस्ट को आवाज उठा सकें। तो कई सारे फैक्ट हैं इस क्वेश्चन से निकले हैं। और हम लोग जो मोस्टली डिस्कशन होता है यूट्यूब पे, मैंने देखा है सीधे वो यहीं से आते हैं, है ना। सीधा उन्होंने यहाँ पे किया, अच्छा ठीक है, इसके ये है, इसका ये आंसर है, इसका ये, आगे बढ़ गए। लेकिन हमें बहुत सारी चीजें हैं जो फ्यूचर के एग्जाम के लिए तैयार करनी है। ये तो है जैसा भी है, अच्छा गया बुरा गया, जिसने दिया है वो जाने, लेकिन आप लोगों को तो देना है। भारत नेक्स्ट है, व्हेन वाज द तिरुपति सेशन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड व्हेन नेता सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। तो जो तिरुपति सम्मेलन है वो कब हुआ था? त्रिपुरी 1939 में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने किसको हराया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सीताराम पट्टाभी रमैया, नाम सुना होगा आपने। सीताराम पट्टाभी रमैया को इन्होंने प्रेसिडेंट पद से, मतलब क्या हुआ था कि जो गांधी जी थे वो सीताराम पट्टाभी रमैया को सपोर्ट कर रहे थे कि ये प्रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की जो कोर कमेटी थी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सिलेक्ट किया था।
और इसीलिए फिर जो है कांग्रेस से बहुत सारे रीजन थे सुभाष चंद्र बोस को अलग करने के, यही थे। तो गांधी जी इस चीज से नाराज हो गए कि हमारी बात नहीं मानेंगे। खैर, तो राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें 1939 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी डिस्कशन तभी सही हो पाता है जब आपको आसपास का नॉलेज हो और पेपर भी आपने देखा हो। नेक्स्ट है 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये सबको पता होना चाहिए आई थिंक। जरा बताइए तो आंसर क्या इसका राइट आंसर होगा? सर ए, लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो बिल्कुल सही है कि लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर है, पहले अध्यक्ष हुए हैं, है ना। और ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताइए, मगध which of the following statement is true regarding the पाटलिपुत्र, the capital of Magधा kingdom। यानी पाटलिपुत्र जो थी वो मगध की राजधानी है, तो ये इसके संबंध में बात की गई, रिलेशन उससे रिलेटेड। तो पाटलिपुत्र आपको पता ही है कहां पर है। तो पहला सेंटेंस है पाटलिपुत्र was surrounded by the river गंगा in the east, है ना। बताइए, पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो महाजनपद आपने पढ़े होंगे, है ना, तो महाजनपद आपने पढ़े हैं, महाजनपद में ये जो है ना, ये अंग महाजनपद सबसे नॉस्ट में है, अंग महाजनपद, ठीक है। और इससे पहले जो है मगध है, इससे पहले मगध महाजनपद है, ठीक है। आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मगध है और एकदम इसके ईस्ट में अंग है ना, इसके ईस्ट में अंग है। और जो अंग है ना वो चंपा नदी के किनारे है, चंपा अंग। तो अंग जो है वो मगध के ईस्ट, चंपा जो नदी है वो मगध के पूरब में है, चंपा नदी जो है वो मगध के पूरब में है। तो आप यहीं से समझ सकते हो, इसमें क्या लिखा है, एवं उत्तर में चंपा नदी है। उत्तर का मतलब है कि चंपा नदी यहाँ होना चाहिए, है ना। चंपा नदी जो है, चंपा नदी मतलब है चंपा नदी यहाँ होना चाहिए, जो कि चंपा नदी है ईस्ट में। तो पहला जो सेंटेंस है वो गलत है, ठीक है, पहला सेंटेंस वो गलत है। सोचिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया हम लोगों ने। उसके बाद है यहाँ पे, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। और उसके बाद है पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ, ठीक है। अब देखिए पश्चिम में सोन नदी है क्या, उत्तर में पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा, ये बात सही है। यानी जो गंगा है वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, गंगा है जो नॉर्थ से जाती है, और पश्चिम में सोन नदी है, ये बात भी सही है, पश्चिम में सोन नदी। क्योंकि जो सोन नदी है ना वो गंगा वो पटना में ही गंगा से मिलती है। अगर आप इस तरह देखोगे, सेंटेंस यही तो कह रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है कि मगध के उत्तर में गंगा है, तो ये बात सही है। पटना के अगर कोई पटना का होगा तो उसको पता होगा कि पटना के उत्तर में गंगा है, और पटना में ही सोन नदी मिलती है गंगा से। तो ये जो है किसमें हो गई, पश्चिम में। तो यानी जो बी है वो उसका राइट आंसर है। अब आप सोचिए कि क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि ज्योग्राफी का है, पता ही नहीं चल रहा है। वो तो ये था कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझते हो तो आप कर पाओगे, वरना हिस्ट्री को समझने वाला कैसे कर पाएगा इसको, है ना। उसका बी आंसर है, बी है। और तो मुझे लग रहा है कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो वहां भी लोगों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि 46 टेम्परेचर में ये सब नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा दिमाग। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी तो ठीक ही है, बी आंसर है इसका।
37 देखिए। प्रसिद्ध चित्रकार नंदालाल बोस किस वर्ष कला भवन निकेतन में प्रिंसिपल बने? खैर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आंसर जान लेते हैं। 38 का डी, 1912 में। तो 1912 में है, तो आपको क्या जानना है? शांति निकेतन, तो जो फेमस है शांति निकेतन है, उसके बारे में जानना है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि इस बार आर.एन. टैगोर से क्वेश्चन आ सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर से इस बार क्वेश्चन आ सकता है। इस बार सुभाष चंद्र बोस से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री गए हैं बंगाल में, तो बंगाल में काफी कुछ बातें हुई और मतलब न्यूज में भी रहा है, और वहां पर हमारे पीएम ने आर.एन. टैगोर को बहुत मिस किया, बहुत याद किया, और सुभाष चंद्र बोस को भी याद किया, है ना। थोड़ी थोड़ी हमारे पीएम की वेशभूषा भी वैसी बनी है आर.एन. टैगोर की तरह। आर.एन. टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का फोटो देखना और आज के जो पीएम है उनका देखना, है ना, दाढ़ी मुंह सब सेम लग रही है उनकी। तो वो आर.एन. टैगोर पे, है ना, ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं। क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किसकी तरह दिखते हैं। अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर को देखोगे तो 100% चीजें मिल रही हैं। चेहरा तो पता नहीं वो नेचुरली है कि किया गया है, नहीं पता। खैर आगे देखते हैं। लुक मिलता है सर फेस का। फेस का नहीं, बालों का मिलता है खाली। फेस तो नेचुरली है, अब मिलने लगा है। अब मिलने लगा है बालों वजह से, बालों वजह से। तो दाढ़ी जिस तरह रखी है उन्होंने। खैर देखिए, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। तो इसमें पूछा है कि लोकसभा एवं विधानसभा, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लोकसभा एवं लेजिस्लेटिव असेंबली इनसे संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। अगर मुझे लगता है अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है, तो आप चारों सेंटेंस यहीं से गलत कर सकते हैं, तीनों से बिना पढ़े, बिना पढ़े कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो। बताओ कैसे सचिन, कैसे कर सकते हो? अगर आप इस तरह से पॉलिटी को समझते हो तो कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे बचेगा। हम अगर सिर्फ क्वेश्चन को समझते हो तो बिना पढ़े तीनों क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। क्यों, मैं बताता हूं आपको। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट। किस स्टेट की बात करोगे यार? अगर सिर्फ लोकसभा होता तो हम कंसीडर करते भी कि भाई चलो नंबर पे ध्यान दे लेते हैं, 86 है कि 74 है कि 47 है। जब उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया कि लोकसभा और विधानसभा के रिजर्वेशन सीट के बारे में बात कीजिए, तब तो जो भी सेंटेंस रहेगा वो गलती होगा। समझ रहे मेरी बात? और ये आप तब कर पाते हैं जब आप वास्तव में पॉलिटी को समझते हैं अच्छे से, रटते नहीं है, रटना नहीं है, है ना। हमने बिना बिना देखे सारे सेंटेंस को काट दिया, और आप देखोगे, चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, लोकसभा की सीटों में 543 निर्वाचित सदस्यों में 84 सीटें अनुसूचित जाति एवं 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ऐसा है क्या? नो सर, नहीं है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षित सीट, किसी निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षित सीट का निर्णय परिसीमन क्या होता है क्या? ऐसा है ना, है ना। डिसीजन ऑफ द विच कंस्टिट्यूएंसी रिलीज बाय द, नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन नहीं करता है। ये कौन करता है? ये करता है इलेक्शन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एमएलए है
तो उस एमएलए के लिए किस एरिया तक के लोग वोट डालेंगे। कंस्टिट्यूंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि हमारे पीएम बनारस लड़े, तो बनारस में उनका एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, वो निर्वाचन क्षेत्र कहां तक आएगा ये डिसीजन लेना होता है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन कमीशन का, ना कि ये कि वो सीट फीमेल रहेगी, ना कि ये वो सीट जनरल रहेगी, ना कि ये वो सीट ओबीसी रहेगी। ठीक है, तो किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय ये इलेक्शन कमीशन का होता है। तो ये भी गलत है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा होती है, ऐसा नहीं है। देख रहे हो, तीनों सेंटेंस गलत है। राइट आंसर डी है इसका। हालांकि जितना हम लोग सोच रहे हैं उतना इस कमीशन ने नहीं सोचा होगा कि कोई स्टूडेंट यहां से पढ़ के ही इसको क्वेश्चन आंसर निकाल लेगा, यहां से पढ़ के ही। यहीं से इन्होंने मिस्टेक कर दी है ना, इन्होंने गलती यहीं से कर दी। उनको पता नहीं है कि दिल्ली में यूपीएससी वाले भी रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। क्लियर हुआ? आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन को पढ़ना कितना जरूरी है, अच्छे से समझना कितना जरूरी है। टाइम खर्च करना ही नहीं था, एकदम सब काट देते। कितना भी अच्छे से क्वेश्चन बना लो, आप डिजाइन ही नहीं कर सकते यार, कैसे कर सकते हो? दोनों की बात करोगे तो हो ही नहीं सकता, दोनों की बात हो ही नहीं सकती साथ साथ में। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40। 40 का क्या है इसमें? हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1970 हाँ 1978 में ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी was deleted from the list of fundamental right 44 अमेंडमेंट। कल हमने आपको बोला भी था, हमने कहा कि 42 अमेंडमेंट में कई चीजें जोड़ी गई है ना, जैसे कंकरेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में किया गया था फॉरेस्ट। हमने कल ये भी बात बोली थी कि जो 44 अमेंडमेंट है उसमें कई चीजें डिलीट की गई हैं। कल सेंटेंस मैंने बोला था, आपको शायद याद होगा। यानी 44 अमेंडमेंट और 42 अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन ब्रीफ में यही है कि 42 अमेंडमेंट में चीजों को जोड़ा गया है और 44 अमेंडमेंट में चीजों को मैक्सिमम हटाया गया है। तो ये तो एक थोड़ा सा आइडिया है और वो प्रैक्टिस से हुआ है तो ठीक है, लेकिन ये कोई फंडामेंटल नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा। तो ये सेंटेंस सही है। ठीक है, कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो खत्म कर दिया गया। कब? 1978 में इस एक्ट के तहत। हाँ, नेक्स्ट था राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड द लीगल राइट। ये भी ध्यान रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी नाउ दैट इज लीगल राइट। वोटिंग राइट इज अ लीगल राइट, उसी तरह से राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। तो लीगल राइट का मतलब क्या है? आपका घर है, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, उसका आपको जो प्राइस है, जो उसका मूल्य है, वो आपका है, वो आपकी नहीं है। ठीक है, जैसे आपका खेत है और खेत से कोई रोड निकलना है या वहां पे कोई हॉस्पिटल बनना है या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी है, तो वो गवर्नमेंट आपका लैंड एक्वायर कर सकता है, आप रोक नहीं सकते उसको खेत लेने से आपका। हाँ, इतना है कि आपको खेत का वैल्यू देगा, वो खेत का वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है? दैट इज ए लीगल राइट। अभी हमारे पीएम ने, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है आपको पता? अगस्त में एक हमारे पीएम ने योजना चलाई थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया था कि अब कोई भी कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट व्यक्ति का घर नहीं ले सकती, है ना। पहले ये था कि घर भी खाली कराया जा सकता है। मान लीजिए जैसे कोई रोड है और इतना चौड़ा रोड है और वहां पे घर बना हुआ है, अगर गवर्नमेंट को चौड़ा करवाना था
तो वो घर का जो आसपास जो पास में घर बना हुआ है उसकी लैंड को अक्वायर कर सकते थे। अभी हमारे पीएम ने लास्ट अगस्त में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी योजना चलाई थी, हाँ स्वामित्व योजना थी, ठीक है। तो स्वामित्व योजना में ये कहा था अब कोई भी व्यक्ति, अब मीडिया ने इसको कैसे ले लिया, मीडिया ने बोला था अब राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी था लेकिन केवल घर के लिए था, खेत के लिए नहीं था। समझ गए मेरी बात? तो स्वामित्व योजना चलाई थी सरकार ने, वो ये था कि अब कोई किसी का घर नहीं ले सकता है जिसमें वो रह रहा है, लेकिन अगर खेत है तो वो अभी भी लिया जा सकता है, वो अभी भी लीगल राइट है, ठीक है। तो ये चीज थी। तो ये सेंटेंस सही है। तो इसमें 2-3 बातें आपको याद रखनी। पहली बात ये है कि 44 अमेंडमेंट क्या है, बेसिकली समझिए ज्यादातर चीजों को यहाँ से जोड़ा गया है, यानी इसमें हटाया गया है। उसके बाद है, ये भी पूछ सकता है कि 44 अमेंडमेंट, अरे यार क्यों फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ तो ठीक है, तो कई बातें थी इस क्वेश्चन में। एक तो ये 42nd अमेंडमेंट का मतलब क्या है, और दूसरा ये था कि ये किस साल हुआ था, और तीसरा ये था अभी राइट टू प्रॉपर्टी है क्या। तो राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो लीगल राइट है, जो लीगल राइट है वो किस आर्टिकल में है, 300A, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें दोनों सेंटेंस सही है, सी आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और दिया, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है क्योंकि स्वामित्व योजना सरकार ने चलाई है, उसी रेट का उन्होंने पूछ लिया प्रॉपर्टी से। अब ये कोई कहेगा पॉलिटी से नहीं। सर कि बहुत जगह बोलते हैं कि ये इलीगल जगह है, घर वगैरह बनाते हैं, तो अगर उसमें रहते हैं तो क्या वो तोड़ तो नहीं सकते ना? नहीं, जैसे मान लीजिए आपका घर है वो सड़क के किनारे पर है, ठीक है, और गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये सड़क या रोड चौड़ा करना है तो उसको लिया जा सकता है पहले, अब नहीं लिया जा सकता, अब नहीं लिया जा सकता। तो देखो अभी हुआ क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री योजना इसीलिए आई है क्योंकि अक्सर जो शहरों में दुकानें होती हैं ना, शहरों में दुकानें होती हैं वो बड़े लोगों की होती हैं, है ना। और तो अब क्या कहें, समझ सकते हो बातों को। तो अब बोला है कि अब चाहे कोई स्कूल बनाए, चाहे कोई ब्रिज, ओवर ब्रिज बनाए, चाहे रेलवे ट्रैक बनाए, कुछ भी करे, अगर वो घर है तो आप उसको नहीं ले सकते हो, ठीक। ये चीज हुई है। अभी दिल्ली में भी बहुत जगह ऐसा हुआ है, यूपी में भी कई जगह ऐसा हुआ है कि नाले, जब नाले बनाए जाते हैं तो घरों को तोड़ दिया जाता है ना, या स्कूल बनता है तो ले लिया जाता है। खासकर जैसे कम्युनिटी सेंटर बना, मान लीजिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना, तो वो तो गांव में बनेगा, खेत में तो बनेगा नहीं, तो किसी का लेना था। तो अब ये चीज ऊपर तक फरियाद पहुंची है कि फरियाद की भाई कुछ ऐसा कर दो हमारे लिए भी, घर बच जाए टूटने से। तो ये चीजें थी और इसीलिए ये योजना लाई गई थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा अगस्त 2020 के बाद से, जिस दिन स्वामित्व योजना आई थी उसके बाद से। तो ये चीजें थी, और ये चीजें मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, बहुत सारे डेवलपमेंट रुक जाएंगे। हम कहाँ बनाएंगे स्कूल, कहाँ बनाएंगे हॉस्पिटल, कैसे करेंगे। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, हमें रेलवे का लाइन भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, हमें हॉस्पिटल का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें प्लेटफॉर्म का भी साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें कैसे होंगी कि प्लेटफॉर्म है और उसके पीछे बस्ती है, आप बस्ती को तोड़ ही नहीं सकते, तो मामला रुक जाएगा। अब कैसे, पता नहीं सरकार ने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है, अब वो जाने। लेकिन ये गलत है, डेवलपमेंट के लिए नहीं होना चाहिए ऐसा, आप समझिए ना। अगर आप
या तो आप स्कूल बनाइए गांव से बाहर, तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, गांव में बना नहीं सकते आप, कोई नहीं देगा अपना घर। अब इतने लोग हैं नहीं कि भाई सरकार रिक्वेस्ट करे, समझदार लोग हैं चलो दे दें, ऐसा थोड़ी होता है। उनको क्या मतलब, बोलेंगे हमारा क्यों लोगे, पड़ोसी का ले लो। खैर अब देखिए, ये देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट। देखो है तो 4 ही दिए, हाँ, आउट 4 स्टेटमेंट गिवन द रिगार्ड, यानी इसमें बोला है कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें एलुवियल सॉइल के बारे में बात करनी है, यानी जलोढ़ मृदा के बारे में बात करनी है। तो पहली बात है, the soil is found in 40% portion of India, that is not 14%। ये कितनी है अल्ताफ बताएं? 43% है सर। यस 43 या 46%, लगभग 43% है, तो ये गलत है, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। फॉस्फोरिक एसिड इज फाउंड इन द रिच क्वालिटी इन दिस सॉइल, इसको भी होल्ड कर देते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। दिस सॉइल इज नोन एज द नेम ऑफ सच एज रेह, थूर एंड चांपोन। तो रेह जो है वो नहीं होता है, ये रेह नहीं है। रेह का मतलब वो मिट्टी होती है जो पथरीली होती है, खासकर जो पानी में डूबी रहती है, तो ये भी नहीं है। दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल, ऐसा नहीं है। भारत का 46% फूड ग्रेन, यानी भारत का लगभग 45% अनाज है, तो इसी में होता है। तो आप समझ गए, तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड फाउंड ए रिच क्वालिटी इन दिस सॉइल, यानी जो इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये सही है। तो अब बताइए, क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए था किसी लेवल पे, गलत हुआ तो बहुत गलत बात है। सारे क्वेश्चन ये आपकी क्लास से ही है, कई बार मैंने बताया है ये चीजों को। अब देखते हैं 42, देखो नीचे दिए हुए नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई से बताइए। और इसमें दिया हुआ महानदी, कृष्णा, गोदावरी, इसमें लिखा हुआ है फॉर रिवर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में। इसका मतलब है गोदावरी पहले नंबर पे होगी, है ना। इतना तो सब हम लोग जानते ही हैं कि नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। तो देख लेते हो 3 नंबर कहाँ पे है, बताइए, कितना आसान दे दिया उन्होंने। तो ऐसे होता है। अब इसमें कुछ डी में कम से कम, मुझे लगा था कम से कम 2 में, 3 में नहीं, 2 में तो होगा ही होगा, 3 गोदावरी का ऑप्शन, इसमें 1 में ही दे दिया है। तो इतना तो सब जानते ही हैं कि इन सबसे बड़ी, इन नदियों में गोदावरी सबसे बड़ी है। फिर भी आप देख लीजिए, आई थिंक सबसे बड़ी गोदावरी है, फिर दूसरी है इसमें कृष्णा, और फिर है इसमें नर्मदा। महानदी छोटी है, तो इस यहीं पे नहीं रुकना है। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। तो महानदी यानी कृष्णा से छोटी है, बात ध्यान रखना है आगे के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर है, ठीक है। तो खैर ये तो साइंस है, फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग देख लेना क्या है इसका राइट। ये सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिल जाएंगे। अब ये जैसे क्वेश्चन, ये गलत नहीं होना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन है। जो स्टेट के लोग हैं, जो एसएससी कैटेगरी के लोग हैं, उनसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, तो वो गलत नहीं होना। पहला क्या है, ध्वनि तरंगों से संबंधित, यानी which of the following statement is true in relation to sound wave। साउंड वेव्स का मतलब, साउंड वेव के बारे में मैंने आपसे बताया था कि साउंड वेव मीडियम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना साउंड वेव की स्पीड ज्यादा होगी। यानी जो साउंड वेव है वो गैस में सबसे कम चलती हैं, और लिक्विड में उससे ज्यादा, ठोस में सबसे ज्यादा। ये हम साइंस में आपको समझा चुके हैं। अब देख लेते हैं, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि तरंगों की गति कम हो जाती है। बताइए राइट या रॉन्ग? राइट। यस, ठीक है। ये तो हमने बोला है कि जब ध्वनि, ठोस से हम गैस में जाएंगे, यानी सबसे कम, यानी वैक्यूम में नहीं गति कर सकती। कई बार मैंने एग्जांपल दिया आपको, कभी पहाड़ों का दिया था, कभी छत पे दिया था। मैंने बोला था एक छत पे व्यक्ति यहाँ खड़ा है, दूसरा वहां खड़ा है, तो ऐसे करके बोलना पड़ता है, ऐसे कान लगा के।
तो इसका मतलब है वो हवा इधर से ना आए। दूसरा है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ये गलत है। अच्छा देखो, तापमान तो कम पहाड़ों पर भी होता है ना। स्पीड ऑफ साउंड लेस एल्यूमिनियम मीडियम देन द ग्लास मीडियम। नहीं, अच्छा ये है एनी मीडियम, तो ये सेंटेंस गलत है। तापमान कम होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तापमान तो पहाड़ों पे भी कम है, लेकिन पहाड़ों पे आवाज आसानी से नहीं आती है ना, आवाज आसानी से नहीं आती। सही है फिर सर इसका आंसर। हाँ, बस अभी देख रहे हैं ध्वनि तरंगों की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम में कम होती है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या है इसका? सी, केवल एक सही है। कांच में तो होगी नहीं, कांच में तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कांच तो है ना सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है साउंड वेव को। तो अब बताइए, जो हमने साइंस कराया था वहीं से हो रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पौधे की वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी कौन है जो पोषक तत्व है पौधे की वृद्धि में? पोटेशियम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन। तो पूछा है उसमें है न्यूट्रिएंट्स पूछा है, ठीक है। 44 का क्या राइट आंसर होगा? सर पोटाशियम। सॉरी, पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम है, ये बहुत बार पूछा है, बताया भी था। और नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 46। पारा यानी मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट सेवरली कंटेनमेंट लैंड वाटर एयर टू द फूड चेन। यानी पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि जल, क्या लिखा है, वाटर, लैंड वाटर, ठीक है, भूमि जल से जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह से प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा पारा यानी जो मर्क्यूरी है उसका सोर्स है ना। पूछा है मर्क्यूरी, जो मरकरी है उसका सोर्स क्या है, ये पूछा है पारे का। तो पेस्टिसाइड्स बिल्कुल हैं, डेंटल, जो डेंटल में से ये भी हैं, जो जैसे जो पेस्ट होता है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट, इनमें भी होता है। और फ्लोरेसेंट लैंप इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, सभी में होता है। जो मर्क्यूरी है वो सभी में है। तो राइट आंसर का है डी, 46 का, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए, क्वेश्चन बन सकता है मर्क्यूरी किस किस में है ना। ये आपने देखा होगा अभी लगभग जुलाई अगस्त में आंध्र प्रदेश में गैस रिलीज हुई थी। अचानक से लोग वहां मतलब रोड पे खत्म हो गए थे कई लोग, तो इस वजह से क्वेश्चन ये आया हुआ है। ये भी करंट से रिलेट करता है। तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो ऐसा क्वेश्चन है। अब जैसे है किसी दर्पण द्वारा, है ना, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द पोजीशन ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनिटी द पोल ऑफ पी मिरर। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, फैक्ट है। तो इसको ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप वर्चुअल मतलब आभासी और सीधा, ये साइंस का है, फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा जब आप लोग लूसेंट एनसीईआरटी करेंगे। तो photosynthesis, in the process photosynthesis, how many molecules ATP are involved in the synthetic each molecules glucose? बताइए इसमें क्या राइट आंसर है, यानी कितने अणु ग्लूकोज के? 18, ठीक है। ये भी फैक्चुअली है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। तो ये है, हम लोग 50 क्वेश्चन तक ही करेंगे आज। और
हाँ ये क्या लिखा हुआ है इसमें दिख नहीं रहा क्लियर। खैर मैच द लिस्ट। महादाई रिवर डिस्प्यूट, महादाई रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसमें पूछा क्या गया है, कौन कौन राज्य शामिल है। ओके, अच्छा कितने राज्य शामिल है ये पूछा है। ठीक है, अब देखो महादाई रिवर जो, महादाई रिवर पता है कहां पर है, आपको मालूम है कि नहीं? सर नो सर। है? गोवा। सर हाँ, इसमें चारों ऑप्शन सही हैं शायद, एकदम सीधे सीधे चारों। अब आगे आपको क्या करना है, होमवर्क आपका ये है कि आपको देखना है कि महानदी और खासकर गोदावरी जल विवाद किस किस में है, कौन कौन से वो राज्य हैं। अब आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है विच स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व विद नर्मदा वाटर डिस्प्यूट। वैसे नर्मदा जल विवाद में 4 राज्य हैं, महानदी में 2 राज्य हैं, तो 2 राज्यों के नाम वो पूछ सकता है ना, 2 राज्यों के नाम पूछ सकता है। तो जो हम 20 क्वेश्चन अभी हम करें, जो हम लोगों ने किए हैं, या हम 20 या 30 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, उसका रीजन ये है कि आप लोग उसको नोट भी कीजिए जो बची हुई चीजें हैं। इसमें काफी टाइम लगेगा आपको, सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है। यूपीएससी ये थोड़ी पूछेगा कितने राज्य, यूपीएससी पूछेगा कि अच्छा बताओ कि गोदावरी जल विवाद में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, या किसी कौन सा स्टेट नहीं है, उस तरह से पूछेगा। बस लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का हम लोग, फिर हम लोग कल ही करेंगे 50 से आगे, क्योंकि इस पे आपको होमवर्क बहुत करना है। निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो का उनके अंतरिम सरकार का पोर्टफोलियो से भिन्न था। सोचिए कितना इन्होंने घुमा दिया इस क्वेश्चन। ठीक है, यानी जो एंटरिम गवर्नमेंट थी, यानी जो 1947 में से पहले बनी थी, वो उसके बाद तो किन किन लोगों का डिफरेंस था। तो एक तो अगर हम बात करेंगे ना, तो जगजीवन राम का, एक जगजीवन राम किससे थे बता सकते हैं कोई? रेलवे से थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का भी वही रहा था, और CH भाभा इनका नहीं था। तो केवल इसमें तीसरा ऑप्शन है, इस पे हम कभी बात कर ले लेंगे आगे। इसमें आपका होमवर्क आपको करना क्या है, आपको देखना है कि जो फर्स्ट कैबिनेट है 1947 में, उसमें लोग कौन कौन शामिल थे, और जो एंटरिम गवर्नमेंट है 1946 में, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या वो सेम थे या उसमें चेंज हुए थे। तो ये भी लिख लेना है आपको, टॉपिक कहीं डाल लेना है, आगे इसको देखना है। और ऐसा नहीं ये बहुत टफ है, कहीं मिलेगा नहीं आपको, लूसेंट जो बुक है आराम से वहां मिल जाएगा कि फर्स्ट कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल थे, और 1947 जो बना था एंटरिम गवर्नमेंट, अंतिम सरकार, उसमें कौन कौन लोग थे। 7 या 8 लोगों के नाम आपको मिलेंगे बस, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, इस बार बनाया इन लोगों ने। ठीक है, बाकी हम लोग 50 के बाद कल ही करेंगे, क्योंकि इसमें आपको काफी काम करना है। आप लोग ना एक टेस्ट की कॉपी ही अलग बना लीजिए, जो क्वेश्चन आए उसको नंबर 1 नंबर 2 करके लिखते जाइए। आप देखोगे आपके स्टडी मटेरियल में सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा नंबर देने वाला यही नोट्स होगा जो आपका टेस्ट से बनेगा, है ना। और ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा कि नहीं सीधे सीधे वहीं से मैच करेगा। तो ठीक है, और कोई प्रॉब्लम, सब क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट तो नहीं हुआ? नो। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, बाकी वीडियो आपको वही मिल जाएगा। और अभी ठीक है, तो अभी क्लास को यहीं पर रोकते हैं।